हेलो एवरीवन, इन व्यू के दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम हर बार उभरती हुई प्रतिभाओं को आपके सामने लाते हैं, तो इस बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा राशि सिकरवार जी से, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं, हाल ही में चुनी गई हैं सीआरपीएफ में। और इनसे हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो हेलो राशि, इन व्यू में आपका स्वागत है। और ये हमारा बहुत प्रिविलेज है कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला। और हमारे एस्पिरेंट्स को प्लीज़ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए कि किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया। Thank you. First of all, thank you so much for welcoming me, and it is my pleasure also to interact with the viewers of InView. मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है इसकी, वो काफ़ी बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरे मामा जी जो थे वो पुलिस में ऑफिसर थे, और मेरे नाना जी भी एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। तो एक फैमिली बैकग्राउंड जब रहता है आप गवर्नमेंट सर्विसेज का, तो बचपन से दैट वाज माय मोटिवेशन कि मुझे भी यूनिफॉर्म सर्विस या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। उस समय जो सबसे एक एग्ज़ाम यूपीएससी बचपन से ही मतलब पढ़ा दिया था। एट दैट टाइम जब मुझे IAS भी नहीं पता था, बस IS पता था कि हाँ IAS बनना है, IAS बनना है। सो काफ़ी मतलब वन थिंग दैट हैज़ बीन माई एडवांटेज वॉज कि माई जर्नी स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। तो बचपन से ही मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स थे, सोशल साइंसेज वगैरह थे, उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्पोकन इंग्लिश में मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। बचपन से ही डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो एक जो बेस होता है वो मेरा स्कूल लेवल से ही बनना शुरू हुआ था। फिर मैंने 10th और 12th में भी सिटी में टॉप किया, आई गॉट 96%। और उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन की बात आई तो मैंने कैलकुलेट किया कि कौन सी स्ट्रीम से ग्रेजुएट करना विल बी मोर बेनिफिशियल। तो मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी हाई प्रपोर्शन ऑफ वेटेज कैरी करते हैं। सो आई ऑप्टेड फॉर BA बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर। मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस। और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2017 से ही मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स का शुरू से इंटरेस्ट था कि आप यूपीएससी की तरफ जाएं, और आपका भी था। बट इतनी कम एज में क्या पॉइंट था वो कि आपने यूपीएससी को डिसाइड किया? और एक सर्टेन एज के बाद आने के बाद हमको लगता है कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के समय पे। तो आप उस ऑप्शन पे किस तरीके से कंटिन्यू रहे, इसके बारे में प्लीज। वन थिंग जो मैं हमेशा लोगों को भी बोलती हूँ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मोटिवेशन जो होता है वो एक वन टाइम टैबलेट नहीं है, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूसली फेड। तो जो आपने बोला कि कैसे वो कंसिस्टेंसी थी, तो उसका रीज़न ये था कि चूँकि मेरे मामा जी मेरे सामने ही फोर्स में थे, तो मैंने बचपन से ही उस पोस्ट पे होने के क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब भी देखा। तो जब आपके घर में ही कोई होता है तो आपको एक रेगुलर डोजेज ऑफ मोटिवेशन मिलता ही रहता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो दैट वाज अ बिग फैक्टर। उसके अलावा चूँकि मेरा इंक्लिनेशन भी हमेशा अकेडमिक्स की तरफ ही था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऐसे में पार्टिसिपेट करती थी, मैं कहीं पे भी पब्लिक फोरम पे जाती थी, पब्लिक स्पीकिंग के कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था, और एक लोगों का होता था कि यार ये अच्छे बच्चे, आपको IAS बनना चाहिए, आपको IAS बनना चाहिए। मेरे टीचर्स ने भी राइट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज हमेशा मुझे मोटिवेट किया इस सर्विस में जाने के लिए। तो वो एक जो मोटिवेशन होता है वो मुझे इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नली भी काफ़ी मिलता रहा हमेशा सबसे। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, कि लोग बोलते हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और कर लो। तो वहाँ पे लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड फील होने लगते हैं। बट फॉर मी, चूँकि मेरा अकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे कभी भी बाहर से नेगेटिव मोटिवेशन नहीं, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन ही मिला कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स। इवन जब मैं गौतम में भी गई थी तो सर से भी मुझे हमेशा पॉजिटिव मिला कि नहीं, मतलब यू आर अ गुड परफॉर्मर, यू कैन डू इट। तो काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेशन मिला। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि जैसे मेरे साथ के भी फ्रेंड्स थे जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में एंट्री इज़
क्वाइट ईजी। तो आप देखने लगते हो कि अरे यार मेरे फ्रेंड की तो जॉब भी लग गई, दे आर स्टार्टेड अर्निंग, और बहुत ग्लैमरस भी लगता है। जैसे जब मैं 12th में थी तो मैं क्लैट की तैयारी करती थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 300, NLU भोपाल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट आई रियलाइज्ड कि यार ये 5 years की डिग्री है, और उसके बाद अल्टीमेटली आना मुझे घूम के गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ही है, तो आई ऑप्टेड फॉर BA। बट ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और स्पेशली आज के युग में जब सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है तो बहुत अट्रैक्शंस होते हैं। बट उसके लिए दैट इज़ वाई जब आपका इंटरनल मोटिवेशन हाई होता है ना, तो यू डोंट सी ऑल दैट। एंड दूसरा, एक मेरे फादर ने मुझे मंत्रा दिया था विच इज़ 5 years वर्सेस 50 years। तो अगर इनिशियल 5 years में आपने आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़ा सा अगर स्ट्रगल कर लिया, तो रेस्ट 50 years ऑफ योर लाइफ आर गोइंग टू बी स्मूथ। और अगर इनिशियल 5 years में आप थोड़ा आसानी से क्या मिल रहा है उसके चक्कर में फंस गए, so the next 50 years of your life will be a struggle. So I worked on this motto and इसीलिए मोटिवेट रही हमेशा। Very inspiring and very nice। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे यूनिफॉर्म, जैसे हमारे बच्चों को कम ही पता होता है कि UPSC में केवल IAS IPS के अलावा भी बहुत वास्ट एरिया है। इसमें CAPF जो है हमेशा थोड़ा कम अवेयर है हमारे यूथ को। तो ये सर्विसेज में आप किस तरह से आए और इसकी जानकारी कैसे लगी, और स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियर है और कितना बढ़िया ऑप्शन है, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। श्योर। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आ पाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे CAPF के बारे में भी बच्चों को अवेयर करने का मौका मिला। इवन मुझे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मुझे था कि हाँ UPSC के एग्ज़ाम्स में जाना है, बट स्टिल मुझे भी ऑनेस्टली इस एग्ज़ाम के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे। यूजुअली हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, CDS के बारे में भी आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। बट CAPF इज़ एन एग्ज़ाम जिसके बारे में मुझे दिल्ली जाके पता चला था। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन इन 2017 आई वेंट टू दिल्ली इन 2018, और वहीं पे मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, और वहीं से मैंने ये फॉर्म भी भरा था और अपीयर हुई थी इस एग्ज़ाम में। एंड CAPF इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे हैं जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो आर्मी या CDS या IPS के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो दिस इज़ एन एक्सेलेंट ऑप्शन। CAPF में देर आर 5 फोर्सेस पैरामिलिट्री की, विच इज़ CISF जो कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF विच इज़ द सेंट्रल रिजर्व फोर्स जिसमें मैं इंडक्ट हुई हूँ, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका नाम काफ़ी एस्पिरेंट्स ने सुना भी होगा, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल SSB है, और ITBP है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस विच इज़ ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। ये सारे फोर्सेज में आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट विच इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड गस्टेड ऑफिसर क्लास ग्रुप A में ही आप ज्वाइन करते हैं। जो पे स्केल है इट इज़ सिमिलर टू ऑल द ग्रुप A, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप UPSC के थ्रू डायरेक्ट एंट्री आपको मिलती है। तो आप वंस यू एंटर इन क्लास 1, तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपको ये फोर्स में नहीं भी आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए डेप्यूटेशंस ओपन हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ एक्सीलेंट करियर ऑप्शन, स्पेशली जो IB, NIA, CBI, NSG में जाना चाहते हैं। वंस यू एंटर द ग्रुप A सर्विसेज थ्रू दिस एग्जाम, आफ्टर 4 or 5 years you can go for deputation into other forces also. So this is a very good career option जो यूनिफॉर्म में जाना चाहते हैं। और उसके अलावा भी जो UPSC के थ्रू अगर क्लास 1 ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट करियर चॉइस फॉर यू। सो जैसे कि आप शुरू से UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो क्या CAPF के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ी कि UPSC की जो हमारा सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उसके साथ आपका ये तैयारी भी होते गई? ओके, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज़ कि इसका जो आई विल टेल यू जस्ट ब्रीफली अबाउट द एग्ज़ाम प्रोसीजर। सबसे पहले हमारा रिटन लेवल पे एग्ज़ाम होता है। रिटन में देर आर 2 पेपर्स, वन इज़ ऑब्जेक्टिव जिसमें जो भी GS हम नॉर्मल पढ़ते हैं UPSC के लिए, एंटायर सिलेबस इज़ द सेम। उसके अलावा जो CSAT का मैथ्स वाला पोर्शन होता है वो भी यहाँ पे फर्स्ट पेपर में कवर हो जाता है। उसके अलावा सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका रिटन पेपर होता है, उसमें इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सारा पोर्शन कवर होता है। बेसिकली इट इज़ इंग्लिश एंड ऐसे राइटिंग का एक पेपर मान लीजिए।
उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ फिजिकल एंड मेडिकल, बिकॉज जैसे अगर आप फोर्सेज या यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने की सोच रहे हैं तो आपके मेंटल एप्टीट्यूड के साथ आपकी फिजिकल फिटनेस इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट। तो इसमें जो सेकेंड लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे लॉन्ग जंप 800 मीटर्स 100 मीटर्स होती है जिसके टाइमिंग क्राइटेरिया है, और इसके अलावा मेडिकल में जो स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद द लास्ट स्टेज इज़ द यूपीएससी इंटरव्यू विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज द सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। वहीं धौलपुर हाउस में यूपीएससी का जो पैनल होता है वही पैनल इस एग्ज़ाम का भी इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सपोजर फॉर यूपीएससी इंटरव्यू फॉर द एस्पिरेंट्स। कंपैरेटिवली जो सिलेबस है वो थोड़ा सीमित है, सो कंपेयर टू सीएसई दिस एग्ज़ाम में गेटिंग इज़ ईजियर। और अगर आप सीएसई की तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, इवन अगर आई वुड से अगर आप एमपीपीएससी या स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो लेवल 1 है वो आपके लिए क्लियर करना शुड बी ईजियर। इसके अलावा फिजिकल कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम, स्पेशली क्योंकि आजकल हमारी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इंटरव्यू इज़ अगेन द सेम जो भी आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि सीएपीएफ में 5 टाइप की सर्विसेज हैं। यस। तो ये जो सर्विसेज जैसे कि आपको सीआरपीएफ मिला है, तो ये आपको बाय चॉइस मिला कि ये आपकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है, इसका क्या प्रोसीजर है? जो प्रोसीजर है जैसे कि सिविल सर्विसेज में भी एलोकेशन का होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक। सबसे पहले तो आपके मार्क्स, उसके अलावा कि कितनी वैकेंसीज हैं फोर्सेज में अलग अलग, क्योंकि अलग अलग फोर्स में अलग अलग वैकेंसी हर साल निकलती हैं, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कि इतने इतने बराबर से जाएंगे। उसके अलावा लास्टली आपके प्रेफरेंसेस भी मांगे जाते हैं, तो बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 यू गेट एलोकेटेड योर फोर्स। मेरा जो प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज CISF एंड सेकेंड प्रेफरेंस वॉज CRPF। तो मेरी 200 रैंक थी और उस समय CRPF में वैकेंसी भी लकीली काफ़ी थी, सो दैट इज़ वाई आई गॉट माई सेकेंड प्रेफरेंस। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इन 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सीआरपीएफ है ये सबसे डिफ़िकल्ट जॉब मानी जाती है, क्योंकि हर तरह की टेरेन में हम इनको पोस्टेड देखते हैं। सो क्या मोटिवेट था और क्या मोटिवेशन आपको मिला इस चीज़ को ज्वाइन करने का, और क्या आप रियली खुश थे क्योंकि ये आपका एक सेकंड चॉइस था सीआरपीएफ? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज CISF। तो जब नहीं मिला तो थोड़ा डर तो लगा कि यार CRPF में जा रहे हैं, आई डोंट नो कैसी लाइफस्टाइल होगी, और हम अखबार में भी बहुत पढ़ते हैं कि कितनी टफ लाइफस्टाइल है वहाँ पे, चैलेंजेस हैं, हम कैजुअलिटीज़ भी पढ़ते हैं। तो आई विल बी ऑनेस्ट थोड़ा तो डर रहता है कि यार क्या फोर्स है, आइडिया भी नहीं है। बट व्हेन आई वेंट इनटू ट्रेनिंग और वहाँ पे एक्चुअली में जब मैंने जाना कि CRPF की कितनी डाइवर्स प्रोफाइल है, कितनी जगह CRPF एक्चुअली वर्क कर रही है जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है जब हम बाहर सिविलियन लाइफ में रहते हैं, तो वो सब जान के और समझ के टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ ट्रेनिंग एंड बीइंग इंडक्टेड इनटू द फोर्स, आई कैन से दैट आई गॉट लकी कि मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं सेकंड प्रेफरेंस मिला, बिकॉज इट हैज़ अ मच मोर डाइवर्स वर्क प्रोफाइल, इट हैज़ अ मच मोर डायनामिक एंड एडवेंचरस लाइफ दैन कंपेयर टू द फोर्सेस जो मुझे लगा, एंड दैट इज़ वाई आई एम लकी दैट आई गॉट दिस फोर्स। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा एक ब्रीफ में आप बताएंगे कि किस किस तरीके से सीआरपीएफ किस किस टेरेन में काम करती है? श्योर। CRPF हमारा तो एंथम ही है कि देश के हम हैं रक्षक, एंड इट इज़ द प्रीमियर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द कंट्री। जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने थे। उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि देयर हैज़ टू बी अ स्पेशलाइज्ड फोर्स जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से डील करेगी, और इसके लिए जो टास्क ये दिया गया वो CRPF को दिया गया। तो बेसिकली हमारे जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इट इज़ मिलिटेंसी इन कश्मीर, इट कैन बी एक्सट्रीमिज़म इन छत्तीसगढ़, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है वहाँ पे, नक्सलिज़म जिसको हम नॉर्मल समझते हैं आम भाषा में। इसके अलावा जब भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो स्पेशली सेंसिटिव एरियाज़ में भी और जनरली भी, उसके अलावा जितनी भी VIP सिक्योरिटी है हमारे जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, अभी अयोध्या में आप देखेंगे जब वैष्णो देवी यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है, जो भी हमारे
वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो भी हमारे नेशनल प्राइड के मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारे इवेंट्स हैं, वहाँ पे हर जगह आप देखेंगे तो CRPF इज़ डिप्लॉयड। इसके अलावा CRPF के जो ऑफिशियल्स हैं वो NSG में, CBI में, IB में भी डेप्यूटेशंस पे जाते हैं। उसके अलावा आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जैसे यूपी में या कहीं पे भी अगर इंटरनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि RAF इज़ डिप्लॉयड, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CRPF। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फोर्स ऑफ CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स। तो इवन जबलपुर में भी आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी सेंसिटिव माहौल होता है तो RAF इज़ डिप्लॉयड। मैन इन ब्लू यूनिफॉर्म, मैन इन ब्लू, यस, मैन इन ब्लू। तो वो RAF इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CRPF। इसके अलावा एक कोबरा कमांडोज आपने सुने होंगे, विच इज़ LWE एरिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है अफेक्टेड, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड बटालियन है कोबरा, वो भी CRPF की ही है। तो बेसिकली हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर को जब भी थ्रेट होता है तब CRPF इज़ डिप्लॉयड, या जब स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि अब जो मामला है इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड वी नीड हेल्प फ्रॉम सेंटर, तो CRPF इज़ द एजेंसी ऑफ द सेंटर विच इज़ डिप्लॉयड। वेरी नाइस। तो ये सुनने के बाद तो हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी जोश आ गया होगा। तो मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रेनिंग वाला पार्ट। जैसे कि आपने शुरू में मुझे बताया कि यू यूज्ड टू बी द 74 kg और अभी तो आप बहुत फिट लग रहे हो, तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बहुत हार्श रही होगी। तो क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल था आपका CRPF जो ट्रेनिंग सेंटर है गुरुग्राम में, वहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। ट्रेनिंग was one of the best part of this journey। देखिए, जब तक सिलेक्शन होता है तब तक चीज़ें एकेडमिक होती हैं। वो मेरा एकेडमिक एक्यूमेंट भी था, मैंने आपको बताया, तो वो प्रोसेस मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि वो मेरा फोर्टे था। फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, चूँकि काफ़ी यूज़र्स भी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम यूजुअली घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हम काफ़ी वेट पुट ऑन कर लेते हैं और हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो भी काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो रात भर पढ़ते हैं, फिर सुबह लेट उठने का आजकल चलन चल गया है। फिर स्विगी जोमेटो से भी आजकल फास्ट फूड का भी बहुत चल गया है कि यार कभी भी लो फील होता है तो चलो यार तुरंत कुछ ऑर्डर कर लो, बेटर फील करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइफस्टाइल आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, 74 kgs। और एक्चुअल में जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है मेरे हाइट और एज ग्रुप में, दैट वाज 55 kgs, विच इज़ अ डिफरेंस ऑफ रफली 19 to 18 kgs। सो जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो ऑब्वियसली मुझे भी लगा कि यार कैसे मैं करूँगी, और मैंने आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया है, तो आपने देखा होगा कि हर जगह अकेडमिक्स है, डिबेट है, ऐसे है, कहीं पे भी स्पोर्ट्स या वैसा बैकग्राउंड नहीं है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, आई वुड से। और आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों ने मूवीज़ में ही देखा होगा। लक्ष्य मूवी जो हमारे एज ग्रुप वाले हैं वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। तो बस जैसे उसमें ऋतिक रोशन की हालत थी इंटरवल से पहले, वो मेरी हालत थी वहाँ पे कि हाउ टू डू इट, बिकॉज फिज़िकल, ठीक है, ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है CRPF में कि काफ़ी प्रोग्रेसिव होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही जाएंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 15 किलोमीटर दौड़ लें। एंड दैट इज़ वाई अगर कोई रीडर या कोई लिसनर घबरा भी रहा है कि अरे यार मैं कैसे करूँगा, सो आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं कि द बेस्ट पार्ट इज़ ट्रेनिंग इज़ वेरी ग्रेजुअल, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जब बंदा या बंदी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा उनका एकेडमिक इंक्लिनेशन है, इतना फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया होगा। सो ट्रेनिंग एकदम ग्रेजुअली स्टार्ट होती है। दे स्टार्ट विथ मेकिंग अस वॉक, कि पहले आप वॉक कीजिए, फिर ग्रेजुअल जॉगिंग पे आते हैं, उसके बाद रनिंग स्टार्ट होती है। रनिंग में भी डिस्टेंस पहले 800 मीटर से स्टार्ट करते हैं, फिर हमें 1 किलोमीटर पे स्ट्रेच करते हैं, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5। जब धीरे धीरे वो ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ वाई ट्रेनिंग पूरी 1 साल की होती है, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते करते फिर तो एक टाइम आता है कि आप 20 किलोमीटर भी एकदम आसानी से दौड़ लेंगे और आपको कोई इशू नहीं आएगा। वहाँ का जो शेड्यूल रहता है, it comprises of basically 3 portions. One is physical training, because to be a soldier, physical fitness is the tough, मतलब it is the utmost. उसके बाद सेकेंड होता है weapons and tactics की ट्रेनिंग, क्योंकि for a soldier our weapon is a part of our body, और वो दिन रात हमारे साथ रहता है। तो weapons की ट्रेनिंग इज़ a second major part. उसके अलावा थर्ड पार्ट होता है ड्रिल का, बिकॉज फॉर एनी ऑफिसर और फॉर एनी सोल्जर जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है सिविलियन से, दैट इज़ आर डिसिप्लिन एंड आर ड्रिल।
सो ये जो 3 सेगमेंट होते हैं ये ट्रेनिंग का मेजर चंक होता है। हमारा दिन जो शुरुआत होती है दैट इज़ समर्स में 4 AM एंड विंटर्स में 5, दैट इज़ द मैक्सिमम रिलैक्सेशन यू गेट। बट मैक्सिमम 4 to 5 मॉर्निंग हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम PT होती है मॉर्निंग में, और बट PT में भी द बेस्ट पार्ट इज़ कि पहले आपको स्ट्रेचिंग कराते हैं, प्रॉपर वार्म अप कराते हैं, उसके बाद ही कोई फिजिकल एक्सर्शन स्टार्ट होता है। PT में रनिंग होता है, उसके अलावा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। बेसिक जो सोल्जरली स्किल्स होती है कि रोप क्लाइंबिंग आपको आनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों में हमें इक्विप किया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग में। मतलब आपको फिजिकली फिट बना दिया जाता है कि आप किसी भी सर्कमस्टेंस से गुजर सकें। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है वेपन्स की ट्रेनिंग का। उसमें हमें पहले तो वेपन के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वेपन का मेकिंग क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि कभी भी फील्ड पे अगर वेपन आपका ख़राब हो गया या अचानक रुक गया तो यू शुड नो द वर्किंग ऑफ योर वेपन, बिकॉज दैट इज़ योर मेन बडी इन द फील्ड। वेपन्स की हमारी ट्रेनिंग होती है, वेपन की हैंडलिंग होती है, वेपन के बारे में हम समझते हैं। एंड काफ़ी सारे फैसिनेटिंग वेपन्स जैसे AK-47 हो गया, मीडियम मशीन गन हो गया, लाइट मशीन गन हो गया, जो हम मूवीज़ में देखते हैं वो हमने पर्सनली हैंडल किया है। ऑल टाइम हमारे साथ AK-47 इज़ द पर्सनल वेपन। पिस्टल के बारे में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। इसके अलावा जो बड़े वेपन्स होते हैं जैसे रॉकेट लॉन्चर हो गया, ग्रेनेड लॉन्चर हो गया, इन सब की भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू यूज़। उसके बाद हमें टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज आपने जैसे मैंने आपको टेरेन बताया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में भी हमें वर्क करना है, कश्मीर के स्नोई एरियाज़ में भी हमें वर्क करना है, राजस्थान के डेजर्ट में भी वर्क करना है, कोस्टल एरियाज़ में पानी में भी हमको वर्क करना है। तो हमें टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे खुद को कैमोफ्लेज और कंसील करोगे जंगल में, कि आप एनिमी से छुप के उन पे अटैक कर सको। हमें मूवमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें ग्राउंड को अप्रिशिएट करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हमें अपने एनिमी को एप्रीहेंड करना है, उनके मूवमेंट पे नज़र रखनी है, तो हाउ टू डू दैट। हमें अपने आप को, हमें साइलेंस ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपने मूवमेंट को कैसे एकदम एनिमी से डिटेक्ट होने से बचाना है। हमें जंगल वॉरफेयर में आपको कैसे सर्वाइव करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम जंगल में 1 वीक के ऑप्स पे जा रहे हैं, तो यू कैन नॉट कैरी कुकड राशन फॉर 7 डेज़। 1 या 2 दिन के लिए आप ले जा सकते हैं, पर फिर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको जंगल में सर्वाइव करना है विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। वाटर का कैसे मिनिमम यूज़ करना है, कैसे रैशनिंग करनी है, इन सब की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा हमें ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारे वेपन्स के साथ ड्रिल कैसे होती है, हमारी क्रिच के साथ ड्रिल कैसे होती है, फुट ड्रिल जो नॉर्मल NCC के बच्चों ने काफ़ी अपने देखी होगी, ये सारी, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो योर ट्रेनिंग डे बिगिन्स एट 4 or 5 in the morning and it ends at around 7 in the evening, और उसमें भी कभी कभी नाइट क्लासेस होती हैं। सो ट्रेनिंग में देर इज़ नो रिस्पाइट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फिजिकली एंड मेंटली, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू आर इन अ ग्रुप, तो सबके साथ वो ट्रेनिंग कब निकल जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, यू मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज देयर, जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए लास्ट करते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग का पार्ट आपने बताया, आपने मुझे पहले बताया था कि 78 के बैच में आप केवल 3 गर्ल्स थी, तो किस तरीके से, क्या कुछ चैलेंजेस वहाँ पर आते हैं, क्या जो डिफरेंसेस हैं उस सब में कुछ चैलेंजेस आते हैं, और यदि आते हैं तो किस तरीके से हैंडल किया आपने उसको? राइट, यस, 78 मेल ऑफिसर्स हैं, उसमें 3 लेडी ऑफिसर्स हैं। उसमें भी वी गॉट लकी क्योंकि हम 3 थे, तो एटलीस्ट वी हैड ईच अदर फॉर सपोर्ट। देर आर ऑल्सो टाइम्स जब देर इज़ अ सिंगल लेडी ऑफिसर, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। ऑफकोर्स कभी कभी जो चैलेंज होता है, एक तो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेल बॉडी, उसके अपने कुछ कार्डियो रेस्पिरेटरी चैलेंजेस हैं, बट उसके लिए द बेस्ट पार्ट इज़ कि ट्रेनिंग इज़ द सेम फॉर एवरीवन। देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन कि आपको ये नहीं करना है या यू कैन नॉट, मेरा आप ये छोड़ सकते हो, बट थोड़ा टाइमिंग में रिलैक्सेशन होता है कि इफ़ द सेम रेस मेल ऑफिसर्स हैव टू कंप्लीट इन 30 minutes, वी विल गेट 33 minutes, तो 4 to 3 minutes का हमें रिलैक्सेशन वहाँ पे
प्रोविज़न में है वहाँ पे हमें जो दिया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे मेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ लेडी इंस्ट्रक्टर्स भी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, लेडी ऑफिसर्स भी होती हैं वहाँ पे जो आपको गाइड करने के लिए हमेशा रहते हैं। सो यू कैन शेयर फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। उसके अलावा हम तीनों भी आपस में एक बड़ी सिस्टम थे कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है सो वी कैन शेयर अमंग ईच अदर। फिर फैमिली का भी मॉरल सपोर्ट रहता है, आजकल लकीली वीडियो कॉल वगैरह हो गया है तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। जैसे जब हमारी जंगल ट्रेनिंग थी तो यू हैव टू गो टू द वॉशरूम इन द डे लाइट, तो जंगल में इश्यूज आते हैं कि थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज वी कुड गो आफ्टर सनडाउन एंड बिफोर सनराइज, वो बीच में यू हैव टू कंट्रोल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि तीनों लेडी ऑफिसर्स ने ही बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को ओवरकम किया, एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट किया। हमें ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पीपल आर देयर टू लुक आउट फॉर आवर नीड्स। उसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारी ट्रेनिंग की जो ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग मिला दैट वाज आल्सो अ लेडी ऑफिसर, शालवी राठी उनका नाम है, एंड शी गॉट द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मीन्स शी वाज द बेस्ट ट्रेनी ऑफ आवर बैच। सो चैलेंजेस आर देयर बट देयर इज़ ऑल्सो अ डिटर्मिनेशन टू ओवरकम दैट। जैसे कि सीआरपीएफ जो है ये सबसे हार्डेस्ट रोल प्ले करता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि माओस्ट में का जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गया है, बस्तर में हमने देखा और दंतेवाड़ा में हाल ही में अटैक हुआ जिसमें हमारे कई जवान शहीद भी हुए। तो क्या आपकी ट्रेनिंग के पार्ट में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टेरेन में कई सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आपके पास होते हैं, जगह से आप फैमिलियर नहीं होते हो, लोकल पीपल्स का साथ आपको नहीं मिलता, साथ में आपका एनिमी हिडन है, तो कब कहाँ से क्या शूट आउट हो जाए कुछ हम जानकारी नहीं है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के लिए भी कुछ ऐसा प्रोग्राम रहता है वहाँ पर? यस, जो आपने बताया और जो आपने घटना बोली हाल ही में, बहुत ही दुखद घटना है, कल ही की बात है। 11 DRG के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लूज, सो यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट बट वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें हर सिचुएशन से डील करने के लिए हमें भी ट्रेनिंग दी जाती है और हमें ये भी सिखाया जाता है कि बिकॉज वी आर ऑफिसर्स, हमें अपने जवानों का भी मोरल और मोटिवेशन हाई रखना है। कल जो इंसिडेंट्स हुआ, किसी जवान का शायद बडी इसमें शहीद हुआ होगा, उनका कोई फ्रेंड शहीद हुआ होगा जिनके साथ वो डे और नाइट रह रहे थे। तो ऐसे में ऑफिसर्स के साथ साथ जो जवान होते हैं जो एक्चुअल ग्राउंड में हमारे साथ है, बराबर से चल रहे हैं, उनका भी मोरल और मोटिवेशन इफेक्ट होता है। तो हमें अपना भी मोरल हाई रखना है और हमें अपनी कंपनी का भी मोरल हाई रखना है। तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट के लेसन्स दिए जाते हैं जिसमें हमें लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल आपने भी काफ़ी इंसिडेंसेस सुने होंगे कि फ्रैक्ट्रिसाइड के इंसिडेंसेस होते हैं। आपस में भी देयर इज़ अ कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। जो जवान हैं वो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, काफ़ी टफ कंडीशंस में रह रहे हैं, मिनिमम रिसोर्सेज पे रह रहे हैं, तब भी दे हैव टू बी मोटिवेटेड, दे हैव टू बी क्विक, दे हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द एनिमी। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें अपना भी मेंटेन रखना है और अपने जवानों का भी मेंटेन रखना है। तो इसके बारे में भी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप की इनफ ट्रेनिंग हमें दी जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में इंसिडेंस हुआ जहाँ पर दंतेवाड़ा में कई शहीद हुए, तो बेसिकली माओइज्म को यदि हम देखें, माओइस्ट को देखें तो ये कि आइडियोलॉजिकल वॉर है और ये केवल आइडियोलॉजी डिफरेंस के कारण ये चीज़ आ रही है। तो इसको हम किलिंग जो है या काउंटर नक्सलिज्म करके हम इसको एंड नहीं कर सकते। तो क्या हमारे ऑफिसर्स को इस चीज़ के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरीके से आप उस आइडियोलॉजी को चेंज करें और धीरे धीरे उनको मेन इस स्ट्रीम में लेकर आएँ? बिकॉज ये जो है आइसोलेशन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बस्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं। तो जहाँ पर जब आप अपने फोर्सेस के साथ वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने में आएगी। तो क्या इस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है? डेफिनेटली, और अब एक शिफ्ट भी आ रहा है कि आप सिर्फ हार्ड पावर से हर एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे सकते।
सॉफ्ट पावर एंड सॉफ्ट स्किल्स आर व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अब जो चेंज भी है कि यू हैव टू नॉट विन थ्रू हार्ड पावर, यू हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल इफ यू हैव टू सॉल्व दिस इशू फॉर द लॉन्ग रन। क्योंकि आप किसी आइडियोलॉजी का काउंटर सॉफ्ट स्किल्स या डेवलपमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें भी इक्विप किया जाता है, हमें ट्रेन भी किया जाता है और हमें मोटिवेट और हमें काफ़ी रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं कि जैसे जिस भी एरिया में आप जाते हैं वहाँ पे यू ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल, you try to change their hearts and mind, you try to bring development into their region। और हम बहुत सारे civic action programs भी रन करते हैं और उसकी हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है, उसके लिए आप जाइए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए और ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और ट्राई टू एजुकेट देम। अगर यूथ है तो आप वहाँ पे मोटिवेशन या एग्ज़ाम्स के बारे में अवेयरनेस करने के लिए हम सेमिनार्स कर सकते हैं। कहीं पे अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं या मैल न्यूट्रिशन है तो वहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं। वहाँ पे हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू फूड राशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने कैंप में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें तो हम वो भी ट्राई करते हैं। सो सिविक एक्शन प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द फोर्सेस और उसके लिए भी हमें सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें फोर्सेस के बारे में दी और किस तरह से इसको प्रिपरेशन करना है इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच राशि जी। और हम आगे भी इसी तरीके से हमारे इनव्यू के दर्शकों के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाते रहेंगे। और जैसा कि शुरुआत में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है कि कभी भी अपने बच्चों को हमेशा ये बोलें कि यू आर द बेस्ट। हमारे यहाँ पर खासकर इंडियन सोसाइटी में रहता है कि कोई कहता है कि भाई आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं जी, कहाँ होनहार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करिए और यदि अप्रिशिएशन शुरू से मिलेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो उसका नतीजा आपके सामने है कि किस तरीके से हर फील्ड में बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं ये अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।